अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 1100 अरब रुपए के कराची पैकेज को सियासी शुबदाबाजी और पॉइंट स्कोरिंग करार दिया है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची पैकेज से खैर की कोई उम्मीद नहीं। 1100 अरब रुपए कराची को हम देंगे और उन्होंने कहा कि हम और पीपल्स पार्टी अब एक पेज पे आ गए। जाहिर है कि जो मीटिंग हुई उसमें कोर कमांडर साहब भी तशरीफ फरमा थे और MQM भी थी और पीपल्स पार्टी भी थी और PTI भी थी। जाहिर है कि ये चार बड़े स्टेक होल्डर और सब जानते हैं कि ये बैठे नहीं थे, बिठाए गए थे। तो इसके बाद इन्होंने ये ऐलान किया कि अब कराची में जो है वो तामीर और तरक्की शुरू हो जाएगी। हमने जब हमसे मीडिया ने पूछा तो हमने ये बात कही कि हमें इससे खैर की कोई उम्मीद नहीं है। ऐलानात हुए हैं, ठीक है, खुश हो जाएं लोग, लेकिन ये चंद दिनों के अंदर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि जिसमें ये पूरा अमल मशकूक हो जाएगा। चंद दिन नहीं, चंद घंटों में ये बातें शुरू हो गई। जमात इस्लामी ने तहरीक का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर एक अजीम शान कराची मार्च होगा। इसमें हम सबको एक्सपोज करेंगे जिसने कराची को लूटा है। रियासत मदीना का जरा नईमुर रहमान साहब से पूछ लेती हूँ, जमात इस्लामी जरा शायद बेहतर थोड़ी सी उसकी तशरीह कर दे। सर, रियासत मदीना के अंदर 5 दिन के लिए कोई गुमशुदा हो सकता है और बाकी किसी को ना पता हो, और दारुल हुकूमत से देखो मैं उससे क्या बात करूँ। रियासत मदीना का नारा लगा के जो कुछ इसके अंदर तमाशा हो रहा है तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है और जितने भी जो है वो उसके बायलाउज हो सकते हैं वो सब मौजूद है। अगर कोई जो है वो दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाए, लापता कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत पर है और हुकूमत पर है। अजीब बात यह है कि अगवाकार तो पहले डाकू हुआ करते थे, चोर लुटेरे हुआ करते थे, लेकिन अब होता यह है कि हुकूमत की तरफ से भी या जो इदारे होते हैं उनकी तरफ से जब ये सब चीजें सामने आती हैं तो हैरत होती है कि जिनका काम प्रोटेक्शन फराहम करना है वही अगर कानून को का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, यानी जिनकी जिम्मेदारी कानून की हिफाजत है, आइन की बालादस्ती है, वही आइन तोड़ने वाले बन जाएंगे। तो फिर हम सब कहाँ जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, कोई मर्डर जो है ना कोई अखबार जो है वो अच्छे का नहीं, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होती है, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। आप किस तरह के रिस्पॉन्सिबल वजीर हैं नईम साहब? क्या ये इसके TORs या ये किस तरह एग्जैक्टली अनफोल्ड होगा और अकाउंटिंग के इशूज जो हैं जो अभी अतातार साहब ने हाईलाइट किए, इससे बढ़ के भी क्या कोई और मजीद भी इशूज हैं जो आपको लगता है पेचीदगियां जो है वो सामने आ सकती हैं? ये बताइएगा सर, और फिर वो जरा मेयर कराची के ऊपर बात करना चाहूंगी मैं। अच्छा देखिए, पहली बात तो मैं आज शुरू यहाँ से करता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का कंडक्ट है ना, पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए हैं तमाम अजला के अंदर और एक जुबान बोलने वाले। अब ये कराची के ऊपर इस तरह से जो लिसानी तकसीम पैदा करते हैं, पीपल्स पार्टी खुद इनकी तकसीम की बुनियाद रखती है और खुद जो है वो कराची की ओनरशिप नहीं लेती। क्या यहाँ पर कोई एक आदमी इनको ऐसा नहीं मिला कि जिसको वो किसी जिले का एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते होते? तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत अमल है और इसको रिवाइज करना चाहिए। और मुझे ये सवाल करना है उस पूरी मीटिंग से जिसमें सब बैठे हुए थे, जिसमें MQM थी, PTI थी और पीपल्स पार्टी थी और हमारी फौज के लोग भी मौजूद थे। तो अगर ये तमाम अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जा रहा है मुफाहमती कोई याददाश्त बन गई है, अगर उसके नतीजे में कराची के साथ ये शुरू हो रहा है तो सबको वजाहत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये जो आप 1100 अरब की बात कर रहे हैं ना, मैं ये 1200 नहीं 650 अरब रुपए का PLTC कहलाता है, तरक्याती बजट। कराची के लिए उसने इस साल के लिए 18 अरब रुपए रखे हैं, बजट पास हो चुका है। पिछली मरतबा भी तकरीबन इतने रखे थे और 4-5 अरब रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुआ था। इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रिक के मुनाफे से वफाकी हुकूमत ले गई है। तो कहने का मकसद ये कि बजट में है नहीं, क्या बजट आप रिवाइज करेंगे? क्या आपने आमदनी का कोई और जरिया तलाश कर लिया है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेशर डेवलप हुआ था। इन्होंने 1.5 महीने में जब मुसलसल 6 स्पेल बारिशों के हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब आखिरी बारिश के भी 9 दिन के बाद तशरीफ लाए, 4 घंटे मौजूद रहे। देखें, सीरियसनेस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी से मैं बसत एहतराम, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं ताज अगर साहब, लेकिन पिछले 12 साल के कंडक्ट में ये सारे मंसूबे जो आप पिछले 5-6 साल से बार बार बता रहे हैं, आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं। और यही मंसूबे आकर वज़ीर आज़म साहब जब भी आते हैं एक पैकेज का ऐलान करते हैं। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान उन्होंने पिछले साल किया था और वो फिर जब अब दोबारा आए हैं और जब इतना ह्यूमन ट्राई हुआ और गेट से लेकर सजानी तक लोग परेशान हो गए, कराची डूब गया,
तो कुछ न कुछ करना था, इसलिए बैठकर आपने ऐलान किया। मैंने उसी वक्त जब मुझसे रिस्पॉन्स लिया गया था, मैंने कहा था ये 2 दिन भी आपस में इत्तेफाक से नहीं रहेंगे, और मेरी तवक्को से एन मुताबिक नहीं बल्कि उससे ज्यादा ये 24 घंटे भी नहीं रह सके, और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है। यही सिलसिला चला आ रहा है। सीरियसनेस वो होती है जब आप चीजों को बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक तरीके से बयान करते हैं। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि अवामी दबाव के जरिए से और अदालत के जरिए से 2 ही जगहों पर हमारा बस चलता है, एक अदालत और एक अवाम। इसके जरिए से, अवामी दबाव के जरिए से इंशाअल्लाह इस एक्ट को मनसूख करने की तहरीक चलाएंगे जो पीपल्स पार्टी ने अपनी फ्रॉड नुमाइंदगी और फ्रॉड अददी अक्सरियत के जरिए खुसूसन सिंध के जो अर्बन शहरों के ऊपर अर्बन इलाकों के ऊपर मुसल्लत की हुई है, और बिलुमूम पूरे सिंध के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। और कराची अब इस तरह से जो है वो आवाज इन लोगों के ऊपर नहीं जा सकता जो इसका इस्तेसाल करते रहे और इनकी बातें कर करके जो है इनको बेचते रहे। जमात इस्लामी ने तहरीक का आगाज किया है, और हम ये समझते हैं कि इस पर आवाम जो जमात को जानती है, जिसने शहर की खिदमत की है, जो ग्रास रूट लेवल पर मौजूद है, कोरोना हो तो जमात इस्लामी है, बारिश हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के वर्कर काम करते हैं, खिदमत करते हैं। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस शहर की असल नुमाइंदा तहरीक और जमात है, और हम आवाम के जरिए से तहरीक चलाएंगे, और इंशाअल्लाह 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर एक अजीम उश्शान कराची मार्च होगा। इसमें हम सबको एक्सपोज करेंगे जिन्होंने जिसने कराची को लूटा है, जिसने कराची के लोगों का इस्तेसाल किया है, और इस एक्ट की मनसूखी के लिए जो जालिमाना एक्ट है जिसके जरिए से ये इन्होंने कराची के हुकूक को गज़ब किया हुआ है, और मर्दमशुमारी के लिए और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, अब इसका हम ताक़ुब करेंगे। हम इनको घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। पूछेंगे इनसे कि 18 अरब रुपए को 1100 अरब रुपए कैसे कह दिया आपने, 400 अरब रुपए कैसे कह दिया। हम PTI का भी ताक़ुब करेंगे कि वो अब फैसलों पर अमल करें, और पीपल्स पार्टी और MQM का भी करेंगे, सब शामिल हैं इसके अंदर। जब ये 2001 से 2005 में भी उस तरह की बाइख्तियार हुकूमत नहीं थी जिस तरह एक सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये मैं आपको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं। वाटर बोर्ड नेमतुल्लाह खान के अंडर में नहीं था, सिर्फ उसके चेयरमैन थे, हायर फायर नहीं कर सकते थे। KDA तो खत्म हो गया था, ठीक है। KWSB में भी हायर फायर नहीं कर सकते थे। जहां पर आपकी मालियाती अथॉरिटी ना हो और हायरिंग फायरिंग ना हो तो उसे फिर ये नहीं कहते कि आपने एक सेरेमोनियल चेयरमैन बना दिया। लेकिन चूंकि नेमतुल्लाह खान साहब कराची को ऑन करते थे और उस वक्त कराची की डेवलपमेंट में हिस्सा अदा कर रहे थे, तो वो अपना कोई ना कोई रोल प्ले करते थे। और पूरी जमात इस्लामी चूंकि उनकी पूरी तंजीम काम करती थी, तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी काम होता था, और कराची जो है एक पटड़ी पे चढ़ने लगा था। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो इख्तियार भी नहीं था। हम ये समझते हैं कि कराची में ये कुछ नहीं होना चाहिए। MDA, LDA, SW क्या है, BC है, और SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। मास्टर प्लान का शोबा भी सूबाई हुकूमत ने ले लिया। इसको एक चेन कमांड में होना चाहिए, इंक्लूडिंग DHA और कैंटोनमेंट्स। ये बात तो शायद दूसरा भी कोई नहीं कहेगा। सबको एक कमांड में होना चाहिए और सबको काबिल एहतसाब होना चाहिए। हाँ, सूबा जायजा ले, वफाक भी ले और आवाम भी ले, फिर कारकर्दगी को देखें, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें। आप NFC अवार्ड की बात करते हैं, आप PFC अवार्ड बनाएं। और हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमें दें, हम ये कहते हैं आप लाड़कानों को भी दें, आप शिकारपुर को भी दें। आप तो वहां भी इस्तेसाल कर रहे हैं। जो पैकेज इन्होंने दिया है वो एक हैरानकुन पैकेज है। मसलन कोई भी पैकेज हो, उसकी एक बजटिंग होती है। मेरे पास ये बजट मौजूद है, वफाकी हुकूमत का PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान होता है। ये पूरा बजट मौजूद है, और जाहिर है कि ये हमने कहीं और से नहीं लिया, ये वफाकी हुकूमत से ही लिया है जो बजट इन्होंने पास किया है। इसमें एक एक प्रोजेक्ट की तफसील में जितनी बातें इन्होंने कही है ना, मास ट्रांजिट प्रोग्राम, ग्रीन लाइन, K4, सीवरेज का सिस्टम और रिहेबिलिटेशन प्लान, ये सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। और इस साल का बजट 650 अरब रुपए पूरा पाकिस्तान का बजट है, और कराची के लिए PTI की वफाकी हुकूमत ने 18 अरब रुपए इसमें रखे हुए हैं। 18 अरब रुपए इस साल ये खर्च करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000, अब कितने बच गए बाकी, 1800 कुछ 82 जो अरब रुपए होंगे वो फिर 2 साल में इनको खर्च करने पड़ेंगे। ये इतना बड़ा धोखा है
اور اتنا بڑا فراڈ ہے پوری قوم کے ساتھ. ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر لوگ آ کر اعلانات کرتے ہیں اور حقائق کے منافی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. اور لیول بھی ہے کہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے. پھر سندھ حکومت کی طرف آ جائیے. سندھ حکومت نے 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی میں 3.2 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی اس کاغذ کے اندر موجود ہے انہی کے بنائے ہوئے بجٹ کے مطابق. تو بقیہ پیسے کہاں سے آئیں گے 2 سال کے اندر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا، ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک ہیو اینڈ کرائی ہوئی، لوگ احتجاج پر آ گئے، ان کی ایف آئی آریں کٹنے لگیں. پھر یہ آرڈر جاری ہوا کہ سارے نالوں کو صاف کر دو، سارے گھروں کو گرا دو، مسمار کر دو. اس طرح کے اعلانات جو ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر لوگوں کی جو اٹینشن ہوتی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. کہ یہ تو بہت ہی وائٹل مسئلہ تھا نا، بہت اہم مسئلہ تھا ایڈمنسٹریٹر کی کراچی کے اور ڈسٹرکٹ کے تقرری کا. جب کور کمانڈر کی سربراہی کہہ لیں یا موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں پیپلز پارٹی اور عمران خان اور ایم کیو ایم موجود تھی، تو وہاں پر ایم کیو ایم نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا ہونا چاہیے؟ یہ اختیار پیپلز پارٹی کا ضرور ہے لیکن فیصلے تو اتفاق سے ہوئے ہیں. تو بتائیں انہوں نے پھر اس کے بعد کیا پریس کانفرنس کی تھی باہر آ کے کہ ہمیں اس سے اتفاق ہے اور اس سے اتفاق نہیں ہے؟ وہ تو اس پورے عمل کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی بھی اس کے اندر شریک ہے. اعلان تو عمران خان نے سب چیزوں کا کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس پر کیوں نہیں بات ہوئی کہ آپ کو کس طرح سے ایڈمنسٹریٹر لگانے چاہیے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پورا ایک عمل ہوتا ہے جس پہ یہ حکمران طبقہ انجوائے کرتا ہے اور عوام کو بیوقوف بناتا ہے. اب یہ عمل ختم ہونا چاہیے. ہم چھوڑیں 650 اور 1100 ارب روپے کو، صرف ایم کیو ایم کے ذمے جو پیسے تھے پچھلے 4 سال میں، وہ جو ان کا کے ایم سی کا بجٹ، جنید مکاتی صاحب موجود ہیں، کبھی بحث ہوتی تھی اس کے اوپر؟ بغیر بحث کے وسیم اختر صاحب اس بجٹ کو پاس کروا دیتے تھے، چیختے رہ جاتے تھے. 104 ارب روپے بنتے ہیں وہ، جن میں سے آدھے تقریباً 52 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا. ترقیاتی 52 ارب روپے میں سے ظاہر بجٹ کسی اور نے، انہوں نے تھوڑی بنایا تھا، بجٹ بھی وسیم اختر نے بنایا تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ ہماری آمدن ہوگی، یہ ہمارے خرچ ہوں گے. تو جو کے ایم سی کے ذمہ آمدن تھی وہ کتنی ہوئی اور کے ایم سی نے جو خرچ کیا وہ کتنا ہوا، اس کا حساب دے. 104 ارب روپے ان کے اور 4 ڈی ایم سیز تو صرف ایم کیو ایم کے پاس تھی، 2 پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو ان 4 ڈی ایم سیز کا بجٹ اگر 4 ارب روپے بھی ایوریج لگائیں سالانہ تو یہ 16 بنتا ہے، اور 16 کو 4 سے ضرب دے تو 64 ارب روپے. آپ 50 کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کم از کم 150 اور 160 ارب روپے کا حساب دینا وسیم اختر اور ان کی ٹیم کے ذمے ہے. ایسے جان نہیں چھڑا سکتے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ذمے ان سارے پیسوں کا حساب دینا ہے جو ترقیاتی بجٹ کی صورت میں اور پوری اسکیموں کی صورت میں وہ ہر سال پیش کرتے ہیں. سینکڑوں ارب روپے، ہزاروں ارب روپے اب تک 12 سال میں وہ خرچ کر چکے ہیں ڈیولپمنٹ میں. تو اس میں سے پورے سندھ کے عوام کا کتنا حصہ ہے، عوام کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے تو لاڑکانہ میں بھی 95 ارب روپے لگا دیے تھے. کوئی جا کر 2-3 ارب روپے بھی تلاش کر کے دکھا دے لاڑکانہ میں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ پھنسنے لگتے ہیں، جب ان کا احتساب ہونے لگتا ہے، جب عوام میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تم نے ہمیں 30-35 سال میں برباد کر کے رکھ دیا، تو یہ لسانی بنیاد پر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے دونوں کی دکان چلتی رہے. یہ عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ 35 سال 40 سال جس میں تم نے برباد کر دیا اس شہر کو، اب وہ سیاست چلے گی. اب پیپلز پارٹی نے کاری وار کیا، انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر کیا اور ایڈمنسٹریٹر میں انہوں نے تقریباً 90% لوگ وہ لگائے جن کا کراچی سے تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے یہ کام انہوں نے اپنی کرپشن کے لیے کیا ہے اور لسانی تقسیم پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. جب یہ لسانی تقسیم پیدا کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری قسمت میں یہی سب کچھ ہے، ہمیں کوئی نمائندگی ملے گی نہیں، نہ ہمیں حکومت کے اندر کوئی نمائندگی ملے گی جینون، اور نہ ہمیں جو ہے وہ ملازمتوں کے اندر نمائندگی ملے گی. تو پھر یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ کراچی کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے صوبہ بننا چاہیے،
کوئی کہتا ہے اس کو وفاق کے تحت دینا چاہیے. اب ان سارے لوگوں کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو حکومت میں شامل لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں. ان کا نہ سندھ کے عوام سے اور نہ سندھ میں شامل کراچی کے عوام سے کوئی تعلق ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ ناقابل تقسیم ہے، لیکن اس نے یہ تقسیم خود پیدا کی ہوئی ہے. اس نے سندھ کے اربن علاقوں کے ساتھ ایک سلوک رکھا ہوا ہے اور رورل علاقوں کے ساتھ دوسرا سلوک رکھا ہوا ہے. جب وہ خود تقسیم پیدا کرتے ہیں، کراچی کو کہتے ہیں کہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ الگ ہو، لیکن کراچی کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہے کہ وہ ملازمتوں سے بھی ہم کو محروم کر رہے ہیں. وہ ہمارے نوجوانوں کو، آپ مجھے بتا دیں سندھ حکومت کی پچھلے 12 سال میں کتنی ملازمتیں تھیں اور اس میں سے کراچی کے نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو کتنی ملازمتیں ملی ہیں. ان سارے مسئلوں کی جڑ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان ہے اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تو وہاں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ کراچی کی مردم شماری ہونی چاہیے دوبارہ، اور اس فیصلے کے تحت ہونی چاہیے کہ جو پورے ملک میں 5% بلاکس کے اوپر مردم شماری کا فیصلہ تھا. یہ پیپلز پارٹی اب کیوں کہہ رہی ہے کہ جب خاص بلدیاتی انتخاب کا موقع آ گیا، 3 سال سے اس نے اس کو کتنا فالو اپ کیا، کتنا پرسو کیا. ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم جو احتجاج کرتی تھی، ہڑتالیں کرتی تھی ان ایشوز کے اوپر، اس نے کیا کیا؟ مردم شماری جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، کراچی کی آبادی اگر 2.3 کروڑ بنتی ہے، جتنی میرے پاس پوری ورکنگ موجود ہے، عارف حسن صاحب کی رپورٹ لے لیں، مہتاب کریم صاحب کی رپورٹ لے لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ لے لیں، خود ہم جس کو یہ اپنا آقا سمجھتے ہیں امریکہ، اس کے اداروں کی رپورٹیں لے لیں نیو یارک میں موجود، وہ سب ہمارے پاس موجود ہے. ان سب کے مطابق کراچی کی آبادی کسی صورت میں بھی اس وقت 2.3 سے 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. زیادہ تو ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں 1 کروڑ 49 لاکھ کیسے گنا گیا ہے؟ اور پھر جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو عجیب عجیب حقائق سامنے آتے ہیں. بعض آبادیوں کے اندر جس کی ورکنگ ہمارے پاس موجود ہے، ووٹر زیادہ ہیں، آبادی کم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض جگہوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں عجیب، انہوں نے اپنے حساب سے ڈیلیمیٹیشن کرنے کے لیے اور سیٹیں بنانے کے لیے سارا دھندا کیا ہوا ہے. تو یہ آبادی اگر کم ہے تو یہ جو پورا ترقیاتی پلان کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ 1 کروڑ 49 لاکھ لوگوں کے لیے پانی کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے، اور آگے اگر 3 سال بعد آبادی مزید بڑھتی ہے ان کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ سیوریج کا نظام 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں اس کا پلان، تو اس کا مطلب ہے آپ کا پلان ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس آبادی کے اوپر جو جعلی اور فراڈ مردم شماری کی صورت میں سامنے آئی ہے، تو اس کی صورت میں آپ کیسے پورا پلان کر سکتے ہیں؟ صرف ایک مثال دینے کے لیے کافی ہے. اس وقت پانی کا جو کرائسس ہے، K2 منصوبہ جو تھا ہب ڈیم سے 100 ملین گیلن پانی کراچی میں لانے کا منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد K3 بنا تو وہ نعمت اللہ خان نے مکمل کیا. جھوٹ بولتا ہے جو بھی کہتا ہے کہ ہم نے بنایا. یہ نعمت صاحب مکمل کر کے گئے، اور ویژنری لیڈرشپ تھی پریزیڈنٹ کو 2003 میں جب یہ K3 بن رہا تھا. یہ کہا کہ بھائی اب یہ K3 تو ابھی بنے گا، آبادی تو بڑھ رہی ہے، تو K4 بھی ہونا چاہیے، ایک نیا منصوبہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی ہائر کر لی تھی. بعد میں آنے والے کتنے ہی فیتے لگاتے رہے کہ ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. نعمت اللہ خان اس کا سوچ کر گئے، اس کے لیے کام شروع کرا کے گئے، لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال سمیت جو ایم کیو ایم تھی، مصطفیٰ کمال کیا تھے؟ ایم کیو ایم تھی، اور جو اچھا برا جو بھی تھا وہ ایم کیو ایم تھی. اس ایم کیو ایم کے جس میں ان کی پوری طاقت تھی، مشرف سے لے کر اور امریکہ سے لے کر کونسلر تک ان کا تھا، سینیٹر بھی، ایم این اے بھی، ایم پی اے بھی، گورنر بھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، شہر ان کے ہاتھ میں تھا. ایک قطرہ پانی کا اضافہ ان لوگوں نے، انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اس شہر میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا. کمی ہو گیا ہے سسٹم تباہ ہونے کے نتیجے میں. آج ہب ڈیم اوور فلو کر رہا ہے، لیکن ہم اس سے 100 ملین کیا، ہم 60 ملین گیلن پانی بھی نہیں لے پا رہے ہیں. ہمارا پمپنگ اسٹیشن وہ کام نہیں کر رہا. یہ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے پاس تو کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، اور جو K4 ہے وہ تو تباہ کر دیا انہوں نے. ہمارے پیسے ڈوب گئے اس میں. یہ جتنے بھی نام لیتے رہے اور جتنے بھی اعلانات کرتے رہے، ان کو تو دوسرا بنانا پڑے گا کوئی حساب. تو صرف ایک مثال پانی کی کافی ہے بتانے کے لیے کہ جماعت اسلامی اس کراچی میں کیا کرتی ہے اور کیا کرتی رہی ہے اور کیا کرے گی انشاءاللہ. اس کی نمائندہ جماعت ہے. انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ مل کر ان تمام مسئلوں کے اوپر اس تحریک کو چلائیں گے.
कराची का एक बहुत बड़ा मसला के इलेक्ट्रिक है। जमात इस्लामी ने इस पर तहरीक चलाई है। ये सारी पार्टियां ऐसे समझौते के साथ चलती हैं। जिस वक्त हम डूब रहे थे तो इमरान खान के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली के नरखों में इजाफा कर रहे थे। जिस वक्त हम डूब रहे थे तो वजीर आजम इमरान खान की काबीना, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, वो ये फैसला कर रही थी, और उनकी जो इकोनॉमिक काउंसिल है वो ये फैसला कर रही थी कि 5 अरब रुपए की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दे दी जाए। लोगों के लिए ज़र तलाफी नहीं दिया इन्होंने, जो बर्बाद हो गए इन बारिशों में इनकी नाइलियों की वजह से, लेकिन इन्होंने के इलेक्ट्रिक को ज़र तलाफी क्या सब्सिडी देने का जो है वो ऐलान किया। जब हम डूब रहे थे तो पीटीआई की वफाकी हुकूमत इमरान खान की सरबराही में कैबिनेट में ये फैसला कर रही थी, जिसमें एमक्यूएम शामिल है, कि कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया जाए। जब 1999 में 20 साल के लिए इजाफा किया था नवाज शरीफ ने, उस वक्त भी एमक्यूएम उनका हिस्सा थी, और जब इमरान खान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा किया है तो उस वक्त भी एमक्यूएम उसका हिस्सा है। कोटा सिस्टम में लामुतनाही इजाफा, ये जुर्रत तो पीपल्स पार्टी ने भी नहीं की भाई, ये इमरान खान ने की है। इसलिए हमारे मुतालबात बहुत वाज़ेह है। कराची को सही गिना जाए, कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत बनाया जाए, इस एक्ट को मनसूख किया जाए, और कोटा सिस्टम को अब ख़त्म करके मेरिट का निज़ाम कायम किया जाए। और इसी तरह कोटा सिस्टम विफाकी मुलाजमतों का सिस्टम है, जो सिंध हुकूमत की बंदरवाट है, इसको भी ख़त्म किया जाए। और कराची के नौजवानों की किस्मत में अब सिर्फ ये नहीं है कि वो बहुत आला तालीम हासिल करने के बाद भी महज फूड पांडाज में काम करें, रेस्टोरेंट में बेरागिरी करें, या जो है वो दर बदर की ठोकरें खाते फिरें। हमारा भी इन मुलाजमतों में पूरा हिस्सा है, जो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की और केएमसी की मुलाजमतें हैं। तो ये मुलाजमतें मिलनी चाहिए, और हम इस एक तहरीक की सूरत में कराची का ये डिमांड और ये चार्टर लेकर आएंगे, और हम चंद दिनों के अंदर पूरा प्लान भी आपको देंगे कि किस तरह कराची डेवलप हो सकता है। हम हवाओं में बातें करने वाले लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची को जानते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे अवाम को मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से धोखा खाते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि मर्दमशुमारी का इदारा अलग है, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान यही है, शिनाख्ती कार्ड नादरा बनाता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसी तरह से जो है वो जो जो वोटर लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है। अब वैसे तो ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते, लेकिन जब इन्हें मर्दमशुमारी में फ्रॉड करना था तो उन्होंने काम ये किया कि नंबर्स के अंदर ये बात पता होती है कि ये कौन सा कोड है, ये कौन अपना सूबे का कोड है, ये शहर का कोड है, ये चार्ज है, ये सर्किल है। उसके हिसाब से अक्सरियत उन लोगों की कि जिनके मुस्तकिल पते कराची के नहीं थे, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, उन सबको उन्होंने गिन लिया वहां पर, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। मर्दमशुमारी कहते हैं हेड काउंट को, सर गिने जाते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, उसका मुस्तकिल पता क्या है, मौजूदा पता क्या है, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। जो रहता है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, जो मौजूद होता है, जो खाता है, पीता है, कमाता है, वो सारे लोग जितने सर हैं वो सब गिने जाएंगे। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों, मर्द हों, सब गिने जाएंगे। ट्रांसजेंडर हो वो भी गिने जाएंगे, चाहे वो बैरूने मुल्क से आए हुए लोग हों वो भी गिने जाएंगे, अगर रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो भाई आपने उनको क्यों नहीं गिना? आप उन्हें गिनोगे नहीं और ये कहोगे कि हम कराची के लिए जो है वो दूध शहद की नहरें निकाल देंगे, तो ये एक फ्रॉड है, ये एक धोखा है, और ये धोखा तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर इस वक्त हमें दे रही हैं। पहला सवाल वजीर आजम सबसे बड़े हैं, फिर दर्जा बदर्जा ये लोग इनसे है कि आप मर्दमशुमारी कराची की रिवाइज करने का ऐलान कब कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ताकि हमें पता चल जाए, आप खुलकर सामने आ जाए कि आप कराची को तो गिनना ही नहीं चाहते, आप देंगे क्या इसको? पीपल्स पार्टी कसूरवार है इस बात की कि सूबे के ऊपर इसकी हुकूमत ये कहती है सूबे की आबादी कम शो की गई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेट में मरोड़ होता है ये कहते हुए कि कराची की आबादी कम शो की गई है सूबे में, ये नहीं कहेंगे कभी भी। आज इस मौके के ऊपर कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बारिश के 6 स्पेल जो पूरे 1.5 महीने तक जारी रहे उसमें भी नहीं आए, और उसके बाद मजीद 11 दिन गुजर गए, उसके बाद तशरीफ लाए 4 घंटे के लिए, तो ये इम्प्रेशन बनाया गया था
ان کی میڈیا مینجمنٹ کی گئی تھی کہ اب کراچی بالکل کوئی نئی چیز سامنے آ جائے گی اور سارے ہمارے دل اندر دور ہو جائیں گے اور وہ ایسا کام کر دیں گے جس سے کراچی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پوری مینجمنٹ کے ساتھ جب وہ تشریف لائے 4 گھنٹے انہوں نے یہاں گزارے, عنایت فرمائی, اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئے تو یہ اعلان کر کے گئے کہ ہم نے 1100 ارب روپے کراچی کو ہم دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اور پیپلز پارٹی اب ایک پیج پہ آ گئے. ظاہر ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور MQM بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی اور PTI بھی تھی. ظاہر ہے کہ یہ 4 بڑے اسٹیک ہولڈر, اور سب جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے نہیں تھے, بٹھائے گئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب کراچی میں جو ہے وہ تعمیر و ترقی شروع ہو جائے گی. ہم نے جب ہم سے میڈیا نے پوچھا تو ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے. اعلانات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خوش ہو جائیں لوگ, لیکن یہ چند دنوں کے اندر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی کہ جس میں یہ پورا عمل مشکوک ہو جائے گا. چند دن نہیں, چند گھنٹوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں. پیپلز پارٹی کہنے لگی کہ 800 ارب روپے تو ہمارے ہیں, پھر PTI کہنے لگی کہ 400 ارب روپے, پہلے انہوں نے 700-800 کہے, پھر 400 کہے, پھر فگرز آئیں کہ 100 ارب روپے وفاق کے ہیں. اب یہ فگرز کے اوپر ہی لڑائی کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے حقوق کراچی مہم کا آغاز کیا ہے. 27 ستمبر کو شہر قائدین پر عظیم الشان حقوق مارچ کا اعلان کر دیا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آفت نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ پورا کراچی آفت نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں آواز بنے اور اپنا حق لے. اسی بندے کو شیر کراچی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اکیلا ہی ہے جو حقوق کراچی کے لیے آواز اٹھاتا ہے. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو, نادرہ کا مسئلہ ہو, سیوریج کا مسئلہ ہو, جو بھی مسئلہ ہو, صرف یہ اکیلا ہی آفت نعیم الرحمان شیر کراچی ہی آواز اٹھاتا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے 1100 ارب روپے کے کراچی پیکج کو سیاسی شعبہ بازی اور پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا ہے. 1100 ارب روپے کراچی کو ہم دیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اور پیپلز پارٹی اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور MQM بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی اور PTI بھی تھی. ظاہر ہے کہ یہ 4 بڑے اسٹیک ہولڈر, اور سب جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے نہیں تھے, بٹھائے گئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب کراچی میں جو ہے وہ تعمیر و ترقی شروع ہو جائے گی. ہم نے جب ہم سے میڈیا نے پوچھا تو ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے. اعلانات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خوش ہو جائیں لوگ, لیکن یہ چند دنوں کے اندر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی کہ جس میں یہ پورا عمل مشکوک ہو جائے گا. چند دن نہیں, چند گھنٹوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں. جماعت اسلامی نے تحریک کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر ایک عظیم الشان کراچی مارچ ہوگا. اس میں ہم سب کو ایکسپوز کریں گے جنہوں نے جس نے کراچی کو لوٹا ہے. جماعت اسلامی کا حقوق کراچی تحریک کا اعلان. 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر مارچ ہوگا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی پیکج فراڈ ہے. حقوق کی بات کرنے پر لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے. میئر کراچی کو 400 ارب کا حساب دینا ہوگا. جماعت اسلامی کا حقوق کراچی تحریک کا اعلان. 27 ستمبر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ آج سے حقوق کراچی مہم کا آغاز کر دیا ہے. 27 ستمبر کو شہر قائدین پر عظیم الشان حقوق مارچ کیا جائے گا. کوٹا سسٹم کے خاتمے, بااختیار شہری حکومت, نئی مردم شماری اور کے لاٹری کے جبر کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی. کوئی 40 سال سے رہ رہا ہے, کوئی 50 سال سے رہ رہا ہے, کوئی 30 سال سے رہ رہا ہے, ان سب بارشوں میں کراچی کے انفراسٹرکچر کی تباہی سوائی وفاقی حکومتوں کی جانب سے بحالی شہر پیکج پر باہمی ٹکراؤ الزامات اور صورتحال کراچی کے اہم بنیادی ایشو پر حکومت کی مجرمانہ غفلت. جماعت اسلامی کے اندھے لائے عمل کے حوالے سے پریس کانفرنس جو کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے.
कि इलेक्ट्रिक मालिकान का फरार कौमी ख़जाने पर अरबों रुपए का बोझ होगा। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके उसे कौमी तहवील में लिया जाए और 15 साल का फाइनेंस ऑडिट किया जाए। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट मटेरियल के मुख्तलिफ मदाखिल में लौटे गए 200 अरब रुपए वापस दिलवाए जाएँ। कराची में ज़िली एडमिनिस्ट्रेटर की लिसानी बुनियादी पर तकर्री PP का असली चेहरा और कराची दुश्मनी है। क्या ये PP और MQM और PTI का मफाहमी अमल नहीं का हिस्सा है? ये कराची के साथ क्या खेल रहा है? जमात इस्लामी के कवानीन बड़ी हद तक मौजूद है, ज़ाहिर है इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इस तरह का। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुरहमान पुरानी सब्जी मंडी में 5 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के अफसोसनाक वाक़े पर अहले खाना से मुलाकात तज़कियत के लिए जा रहे हैं। हाफिज नईमुरहमान दुआ कर रहे हैं और तज़कियत कर रहे हैं उनके घर वालों से, अहले खाना से, मरबा के अहले खाना से तज़कियत कर रहे हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं जो अहले मरवा के अहले खाना से तज़कियत कर रहे हैं, जो कराची में पुरानी सब्ज़ी मंडी में 5 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के अफसोसनाक वाक़या हुआ। बात करते हैं जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुरहमान साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हाफिज नईमुरहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का दिन बड़ा दिन कहा जा रहा है कराची के लिए, और कहा जा रहा है कि आज के दिन से कराची की तकदीर बदलेगी। कराची के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, क्या कहेंगे आप? देखें, इस तरह की बातें करके ना कराची के लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। बेचारे उम्मीदें लगा लेते हैं और बाद में उनको कुछ भी नहीं मिलता। मेरा पहला सवाल है, 162 अरब रुपए कहाँ है? वो उससे पैकेज का जो ऐलान किया था वो कहाँ है? पहले उसका हिसाब तो फिर ऐलानात करो। इक़दामात नहीं होते, ऐलानात होते हैं। और जो सिस्टम है जब तक तबाहल रहेगा, जब सिंगल कमांड नहीं होगी इस शहर की, जब 36 तरह के इदारे अलग अलग काम करेंगे, जब सूबाई हुकूमत सारे हुकूक को खत्म कर लेगी, जब एक शहरी हुकूमत नहीं होगी और जब करप्शन और लूटमार होगी, तो फिर यही ऐलानात ही ऐलानात होंगे, इक़दामात नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ ये सामने की चीजें, क्योंकि इस वक्त प्रेशर आ गया था DHA से लेकर सरजानी तक, इस वक्त सब दबाव में थे, तो ये ऐलानात करना जरूरी थे। इमरान खान की तो आदत है ऐलानात करने की। 50 लाख मकान का ऐलान, 1 करोड़ मुलाजमतों का ऐलान, और फिर जो काम वो कर लेते हैं वो भंग वगैरह की काट से बाकी सारे कामों में ऐलानात ही होते हैं। इसलिए मैं किसी भी इन लोगों से खैर की तवक्को नहीं रखता, इन तीनों पार्टियों से, MQM से भी और पीपल्स पार्टी से भी और PTI से भी। PTI ने 2 साल में बहुत मायूस किया। इतना बड़ा मैंडेट लेने के बाद आज 1.5 महीने से लोग 6 सेल का शिकार हुए, मर रहे हैं। तो आज वजीर आजम को तौफीक हुई कि वो आज आए, एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर। मैं नहीं समझता कि ये 1100 रुपए का ऐलान करके सबकी जान छुड़ा सकेंगे। अब एक एक दिन का, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। और दूसरी बात ये बताएं कि 1100 रुपए का ऐलान तो कर दिया, बजट तो उसके मुताबिक है ही नहीं। बजट में तो आपने सिर्फ कराची के लिए 18 अरब रुपए रखे हुए हैं, जो आपका PSDP है। पूल होगा, विफाक और सिंध हुकूमत दोनों मिल के जो है पैसे लगाएंगे कराची पर, ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म। झूठ बोलते हैं। आपने बजट में क्या रखा हुआ है हमारे लिए? आपने पिछले 2 साल में 5 अरब रुपए, इतने तो आप के इलेक्ट्रिक के मुनाफिजे ले जाते हैं हमसे। इस दौरान में जब हम डूब रहे थे तो ये पैकेज तो बाद में देते ना, पहले तो चीजें भेज देते हैं, कुछ आफतज़दा लोगों की मदद कर देते। हम डूब रहे थे और ये सब्सिडी दे रहे थे के इलेक्ट्रिक को, और उनके रेट में इजाफा कर रहे थे। इस तरह की दुश्मन जो कंपनी है उसको मुसलसल फेवर देंगे। 90 अरब रुपए तो इन्होंने 1 साल से सब्सिडी दे दी के इलेक्ट्रिक को, कराची को क्या देंगे ये? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये झूठ ना बोले, धोखा ना दें। मुझे इनसे खैर की कोई उम्मीद नहीं है। पीपल्स पार्टी और PTI और MQM ही अगर कमेटियां बनाकर इनको ही काम करना है। हाफिज नईमुरहमान साहब ये कह रहे हैं कि उनको कोई उम्मीद नहीं है इस तरह की किसी भी तरक्याती पैकेज से। बहुत शुक्रिया आपका। को हम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का भी ऐलान हो चुका है। कराची में गवर्नर सिंध और वज़ीर आला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म इमरान
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कराची पैकेज ऐलान पर रद्द अमल सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कराची पैकेज ऐलान पर रद्द अमल सामने आया है। बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब से। अब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रद्द अमल में क्या कहेंगे ऐसे वक्त में? एक अमीर जमात इस्लामी बहुत तनकीद कर रहे थे, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात यह है कि जो ये पैकेज का अनाउंस किया है पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि 162 अरब रुपए का जो पैकेज था उसका क्या हुआ? उसका हिसाब दो और अगले पैकेज का ऐलान करो। आपने पिछले का हिसाब नहीं दिया, 2 साल बाद आपको क्या ख्याल है, आपने 1100 का ऐलान कर दिया। अच्छा, जो मंसूबे पहले से आपने अनाउंस किए हुए हैं और दोबारा से आपने अनाउंस कर दिया, वही सर्कुलर रेलवे, वही K4, वही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, बात सिर्फ ऐलानात की और टीवी के ऊपर एक हाइप क्रिएट करने की नहीं है। बात ये है कि मुझे ये बताएं कि बजट पास हुआ है ना, उस बजट के अंदर एक PSDP होता है जिसमें सारे प्रोजेक्ट आते हैं, तरक्याती बजट। उसमें सिर्फ 18 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए। तो ये 18 अरब रुपए एक साल में अगर आपने रखे हैं तो कौन से मंसूबों के ऊपर लगेंगे? तो इससे क्या आप बजट रिवाइज करेंगे? बजट भी आप रिवाइज नहीं करेंगे। आप जो है वो इन 18 अरब रुपए में ये 1100 अरब रुपए के पैकेज शुरू कर देंगे इस साल में, ये मुमकिन नहीं है। और अभी इतने अच्छे बच्चों की तरह ज़ाहिर इनको फोर्सफुली इनको कहा गया है कि अभी आपको बहुत स्टूडेंट ट्राई है PHS से सरजानी तक, तो आप इससे बच्चों की तरह बैठकर बात करें। लेकिन ये 15 दिन में आप देख लीजिएगा कि फिर लड़ जाएंगे। और जिस तरह 15 दिन आप समझ रहे हैं कि ये बिखर जाएगी। अब सब अगर वज़ीर आज़म की इस बात पे यकीन कर लिया जाए कि 1 साल में पहला फीस और 3 साल में मुकम्मल कराची की जो मुश्किलात हैं उनका हल निकाल लिया जाएगा, तब तो आप इसको खुश समझेंगे कि आपको अभी भी कोई गारंटी या श्योरिटी चाहिए वज़ीर आज़म के इन जुमलों के बाद जो एक जानिब गवर्नर और एक जानिब वज़ीर आला को सामने रख के बोले गए हैं। भाई आप अगर कहते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इसके ऊपर, लेकिन भाई मैं भी इस शहर का रहने वाला हूँ ना, मैंने इन सारी पार्टियों का कंडक्ट देखा है ना, मैं इनकी सलाहियतों से वाकिफ हूँ, मैं इनके 14 MLA 23 MPA को जानता हूँ, मैं इमरान खान साहब के पिछले 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों को जानता हूँ, कराची के लिए इन्होंने जितने ऐलानात किए हैं उसको जानता हूँ। और 2 साल में 0/0 इस दौरान में जब हम डूब रहे थे ये शहर के लोग, तो ये के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी में इजाफा कर रहे थे। जब हम डूब रहे थे तो कराची के ऊपर पूरा घोप रहे थे, कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बढ़ा रहे थे। ये इमरान खान, कोई और नहीं, 14 सीटें लेने वाला इमरान खान जिसने आज ऐलान किया है। मैं कैसे यकीन कर लूँ भाई? आप जबरदस्ती मुझे कहते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार अब तो जो है ना इंशाल्लाह दूध शहर की नहरें बह जाएंगी। नहीं बहेंगी, ये लड़ेंगे आपस में, ये इख्तियारात की जंग है, ये सियासत पार्टी है। PTI चाहती है कि शहर में क्योंकि मैंडेट है तो इसको किस तरह से हम पीपल्स पार्टी को बदनाम करके ये करें, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि हर चीज पे कब्जा कर लें। ये 15 दिन तो शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले लड़ने लगेंगे। तो मैं आज ये बात आपको बता रहा हूँ, मैं 1 महीना पहले जब ये कमेटी बनी थी तब कहा था 1 महीने में आपने देखा हम डूब रहे थे और ये कुछ नहीं कर रहे थे। ये तो डिफेंस के लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सके, जहाँ से सदर है, जहाँ से गवर्नर है, जहाँ से इनके सारे 14 MLA और 23 MP में से 80% डिफेंस में रहते हैं। कराची की बाकी जगहों से तो उनको वाकफियत ही नहीं है। इनके लोगों को मम्मी डैडी लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, इनको क्या पता कराची क्या होता है। तो मैं इनसे कैसे तवक्को करूँ? पीपल्स पार्टी कराची, पीपल्स पार्टी ने कब कराची से दोस्ती की है भाई? पीपल्स पार्टी 90% रेवेन्यू जनरेट करती है, देती क्या है? इमरान खान 650 अरब रुपए के बजट में से 18 अरब रुपए देते हैं और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक के मुनाफे में जाते हैं। क्या इलेक्ट्रिक को 90 अरब रुपए की सब्सिडी दी है 2018-19 में? क्या इलेक्ट्रिक को उन्होंने डबल ग्रेड कर दी है, 190 के बजाय 290 MCFD दी है? क्या इलेक्ट्रिक हमारे बंदे मार रही है? सिस्टम में जो है वो अपग्रेडेशन नहीं कर रहे और इनको कौमी पवेलियन में बेल पड़े जाती नजर नहीं आ रही। इख्तियारात की जंग है दरअसल, कोई प्यार नहीं करता। हाफिज नईमुर रहमान हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं डूबते कराची को विफाक का सहारा मिला है और 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है आज वजीर आजम इमरान खान ने कराची के विजिट में। इस वक्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगा, बताइएगा इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया है 1100 अरब रुपए का, जिसके फौरी बाद पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने बताया है कि 800 अरब रुपए के मंसूबे उनके होंगे, फकत विफाक के 300 अरब रुपए के मंसूबे होंगे। पिछले 2 साल की बात करें तो फकत लड़ाई होती रही है, इल्जामात दर इल्जामात सामने आए हैं, पैसा ना लगा है ना ही आया है। आप क्या कहेंगे, आप उम्मीद है या नहीं? अच्छा, आपने तो देखा होगा कि जब ये कमेटी बनी थी किसी डंडे के दौर पे,
तो उस वक्त जब आप लोगों ने हमसे पूछा था, हमने तो उसी दिन बता दिया था कि ना पहले हमने कोई खैर की उम्मीद थी, ना आपको खैर की उम्मीद है। और आज जब बड़े बड़े एंकर ट्वीट शादियाने बजा रहे थे, पता नहीं किसके कहने पे कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि भाई इन लोगों ने अगर कुछ करना था तो 30 मार्च 2019 को 162 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करके गए थे इमरान खान साहब। अपने 162 में से 10 अरब रुपए बताते कहाँ लगे हैं। तो ये तो धोखा देने वाली बात है ना कि आप इस वक्त प्रेशर आया है DHA से लेकर जो है वो सरजानी तक, हर एक के लिए प्रेशर आ गया है कि भाई कोई भी एल साबित नहीं हो रहा, सारे नाइल साबित हुए। तो सारे नाइल साबित हुए तो सारे नाइलों को जमा कर दो और उससे कोई एहलियत निकाल लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एल जमा होकर कोई एहलियत नहीं निकाल सकते और करप्ट लोग मिलकर जो है कोई करप्शन फ्री सोसाइटी नहीं बना सकते। इसलिए कराची का असल मसला ये है कि आप अभी साहब, आप जिस तरीके से करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्ट करार दे रहे हैं, ये सिंध हुकूमत को करार दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत को करार दे रहे हैं, दोनों को? नहीं, मुझे बता दें कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा होता है, चाहे विभाग का हो, PRC में करप्शन नहीं हुई है क्या? ग्रीन लाइन के अंदर करप्शन नहीं होती है? या विभाग के किसी, ये तो कहने वाली बातें बहुत होती हैं, या तो परसेंटेज से है सब जगह पर। तो इसलिए दर्जा बदल गया, जिसका जितना हाथ है वो मारता है और वो करने की कोशिश करते हैं। खैर मैं इस वाली बात में नहीं, अगर तो ये कहता हूँ कि भाई कराची की आबादी तुम 1.5 करोड़ कहते हो, 3 करोड़ आबादी है, आबादी गिनते नहीं हो, मंसूबे का ऐलान करते हो, तो मुझे तो ये बताया ना सबसे पहले कि ये जो मंसूबे उन्होंने पेश किए हैं वो 1.5 करोड़ की आबादी के मंसूबे हैं या 3 करोड़ की आबादी के मंसूबे हैं? पहली बात तो यही है ना। तो ये तो टेक्निकल बातें बड़े पढ़े लिखे बनते हैं अपने आप को, इमरान खान और उनकी पूरी टीम। तो मैंने तो ये बताया जब आपने हमारी गिनती पूरी नीति पर मंसूबा क्या बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, ये जो आप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कुछ करने जाते हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक बाख्तियार शहरी हुकूमत जब तक कायम नहीं होती है, हमारी गिनती पूरी नहीं होती है, डिलिमिटेशन ठीक नहीं होती है, काउंसिलर की तादाद 500 तक नहीं होती है, सीधे उससे किसी को नजर आई आप इलेक्ट्रिक के लिए कुछ कर रहे हैं ना। अब उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते, जिस वक्त हम डूब रहे थे तो आपके इलेक्ट्रिक सेक्टर करा रहे थे, उनको सब्सिडी दे रहे थे। आपने रिहेबिलिटेशन के लिए तो 5 तक ऐलान नहीं किया, जो लोग मर गए ग्रुप जो आपकी नाइयों के नतीजे में जिनका सामान बर्बाद हो गया, उनके लिए तो आपने 5 का ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले ही चीजों की नाम लेकर मुझे बताया सर्कुलर में बना सकते हैं वाले लोग तीन हुकूमत है, एमपीएम में मिला लें, आप DTI में मिला लें और पीपल्स पार्टी भी, चाहे वो ग्रीन लाइन 2 साल नींद में नहीं बनाई। यानी अभी साहब आप पुरुमीद नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा। अभी साहब अब आप क्या कहेंगे रिफॉर्म्स की जिस तरीके से बात कर रहे हैं जिब्रान नासिर, वो कह रहे हैं कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी कराची का मसला हल नहीं हो पाएगा। और मसला ये कि पैकेजेस अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। पिछले साल की बात है, लगभग अगर 16 माह पीछे चले जाएं, मार्च की आई थिंक बात है, तब भी वजीर आजम ने 162 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, वो भी ठाई पेश हो गया। अब बहरहाल नए पैकेज का ऐलान हुआ है, देखना ही है क्या है, पैसा आता है नहीं आता है, कराची में तब्दीली आती है नहीं आती है। मेन चीज रिफॉर्म है, जिब्रान कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जिब्रान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबका एहतसाब, सबको ऑडिट होना चाहिए, सबको एक हमारी चेन ऑफ कमांड कराची में होनी चाहिए। ये जो 36 तरह की चीजें साथ साथ चल रही हैं, कोई सिदाई हुकूमत, कोई DHA, कोई कंटोनमेंट, कोई जो है वो MDA, कोई LDA, कोई KWSB, ये नहीं होना चाहिए। चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। शहरी बनना बाख्तियार शहरी हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, वो होना चाहिए। लेकिन बात ये है मेरे भाई की ये जो पैकेज की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये बताए ना कि बजट जो पास किया ना इन्होंने, इस बजट में तो 18 अरब रुपए रखे हुए हैं CSG की तरक्याती बजट है, इसमें सारे मंसूबों की चीजें शामिल है, मैं दिखा दूंगा आपको, सब चीजें शामिल है। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं कि अब हमने 3 साल के अंदर कोई 1100 अरब रुपए खर्च करना है, जब अब इन्होंने बजट से पास किया रिवाइज करेंगे बजट को, तो सारी चीजों को बदल देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये नहीं कर सकते, ये ना है, ये धोखा देते हैं। हम इतना कह सकता हूँ इमरान खान के लिए कि उसको पता ही नहीं होता कि उससे क्या ऐलान करवा रहे हैं, कम अज कम इतना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ। वजीर आजम इमरान खान साहब आज बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान करेंगे, लेकिन हमारा पहला सवाल यही है कि वो जो आज से 1.5 साल पहले और 1 साल पहले और 2 साल पहले आपने ऐलानात किए थे, उनका क्या हुआ? 162 अरब रुपए के पैकेज का हिसाब दो, फिर अगले पैकेज के ऐलानात करो। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो आफतज़दा लोग हैं, इनको इजाला चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, ज़र तलाफ़ी चाहिए। इन गरीबों का नुकसान हुआ है और यही नहीं है बल्कि पूरे शहर में लोगों का नुकसान हुआ है। और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी से लेकर सरजानी तक और औरंगी टाउन
टाउन से लेकर हैदराबाद तक, जिला मलीर तक पूरे शहर के अंदर लोग डूबे हैं। लोगों के जो है वो कारोबार तबाह हो गए, लोगों के घरों के फर्नीचर खराब हो गए। इन गरीबों ने जोड़ जोड़ कर बच्चियों का जहेज तैयार किया, वो बर्बाद हो गए। अब सिर्फ ऐलानात का मसला नहीं है, इन सब लोगों को एक एक पाई का हिसाब देते हुए कंपनसेशन मिलनी चाहिए, ज़रिए तलाफी मिलना चाहिए, इनको पैसे वो रकम मिलनी चाहिए जिससे ये अपने आप को बहाल कर सकें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक, यूसुफ गोट, अब्दुल रहीम गोट, बिस्मिल्लाह टाउन, सरजानी टाउन, सेक्टर B4 समेत बारिश से मुतासरा दीगर इलाकों के दौरे के मौके पर मुतासरीन से खिताब कर रहे हैं, जबकि इमरान खान हवाई दौरे करके वापस चले गए। 4 घंटे का दौरा किया, वो भी 6-7 माह बाद कराची में आए और वापस चले गए। ये होता है इमरान खान का विज़न। ये देखें सिराजुल हक साहब कैसे दौरे कर रहे हैं कराची के, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हवाई दौरे करके वापस चले गए, और वो भी 4 घंटे के अंदर अंदर वापस चले गए हैं और ऐलान किया और वापस चले गए। ये सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब सरजानी टाउन के मुतासरीन के लिए करीमी चौंकी पर कायम अल-खिदमत रिलीफ कैंप पर ख़ताब कर रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, कराची की आवाज़, हाफिज़ नईमुर रहमान। इस ट्रांसमिशन को लाइव ने ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने स्काइप पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। काफी ज्यादा मसरूफियत है आपकी फलाही कामों में, शहर कायद में जो उस पर जारी है। पेश है अल-खिदमत जमात इस्लामी। तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, इंतजामिया क्यों 8 दिन बाद नाकाम रही है शहर कायद में? अब तक बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। भाई इंतजामिया है यानी हुकूमत है तो टोटल फेलियर है इनका। इसलिए कि अगर ये किसी शहर के आबादियों से पानी निकाल सकते तो फिर ये कौन सी हुकूमत कर रहे हैं जी। अब बल्दियाती इदारे भी इसी तरह से जो है वो तबाह हाल है। न सिर्फ ये कि पूरी बल्दिया कराची, बल्कि जो है वो कैंटोनमेंट के एरियाज के अंदर भी जो बदतरीन सूरत हाल है वो भी सब आपके सामने है। इसी तरह से सूबाई हुकूमत का मामला तो आपको मालूम है, 12 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार है शहर में, और तकरीबन हजारों अरब रुपए का बजट ये पिछले 12 साल में पास कर चुके हैं, तरक्याती बजट। इसमें से कराची को इन्होंने क्या दिया है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने क्या दिया, कराची के ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने क्या दिया। इसी तरह वफाकी हुकूमत पिछली भी और अब भी, उनकी भी कराची से लगता है कोई गरज ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि आज आखिरी बारिश हुए भी 9 दिन हो चुके हैं और वजीर आजम साहब इस वक्त भी कराची नहीं आए। रोज मजाक करते हैं कि कल आ जाएंगे और हफ्ते का कहा जा रहा है। कौन से पीर और पीरनियां हैं जो मशवरा देती हैं कि इस दिन जाना है और इस दिन नहीं जाना। अब तो हफ्ते का कहा जा रहा है ना हाफिज साहब? नहीं, वो तो जुमे को भी आ रहे थे, जुमेरात को भी आ रहे थे, और आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, किसी पैकेज का ऐलान करेंगे फिर चले जाएंगे। ये कि पहले भी पैकेज का ऐलान करके गए थे, उसके बाद क्या हुआ? पैकेज की जरूरत नहीं है क्या कराची को नईमुर रहमान साहब? नहीं, पैकेज उन्होंने 162 अरब रुपए कहाँ गए, वो पूरे खर्च कर दिए। उसमें से उन्होंने 5 अरब रुपए भी खर्च नहीं किए 2 साल में। तो इसलिए ये लोगों को धोखा देने के लिए तो सारी कार्रवाइयां होती है। ज्यादा से ज्यादा नजर गिराएंगे उन गरीबों के ऊपर जो थोड़े थोड़े पैसे देकर जो है वो उनको चाइना कटिंग पे लाके बिठा दिया गया झूठ बोलकर। अब तो कहेंगे उड़ा दो, हटा दो, मिटा दो। वो काम तो स्टार्ट हो गया ना नईमुर रहमान साहब। गुज्जर नाला जो था उसके गिर्द नालों पर जो कायम तजावुजात हैं, लोगों के घरों को मसमार करना शुरू कर दिया है इंतजामिया ने। भाई किसी को भी बगैर मुतबादिल जगह दिए मिसमार नहीं किया जा सकता, ना आइन के तहत ना कानून के तहत। ये कौन सा तरीका है कि बरसों आप जो है वो लोगों को बिठाओ लाके, यानी जो बिठाने वाले हैं वो तो हुकूमत की कमेटी में शामिल है, जो आखिर में एंड यूजर है जो पैसे देकर बैठा हुआ है उसको आप एक दिन में हटा दें रातों रात। ये कौन सा तरीका है? पूरा साल होता है ना बारिश में। 2 महीने पहले से अलर्ट आ रहा था कि इस दफा बारिशें तेज होंगी, तो अब नईमुर रहमान साहब जिन लोगों को वो काफी ज्यादा दुहाई देते नजर आए, जो नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया कराची के अंदर, तो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें छत फराहम करने के लिए आप लोगों ने कुछ किया? क्योंकि फलाही जो काम है, खिदमात है, वो आप मुसलसल
पूरे इस मानसून के सीजन में देते हुए नजर आ रहे हैं। अब काफी शिकवे शिकायत उन्होंने भी किए क्योंकि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को तो बाकायदा तौर पर आगाज अब शुरू कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। मेरे भाई ये सारे काम अगर फलाई तंजीमों को करने हैं, हुकूमत किस चीज का नाम है? फलाई तंजीम खाना पहुंचाए, फलाई तंजीम रेस्क्यू करवाए, फलाई तंजीम घर दे, घर तो नहीं दे सकती ना फलाई तंजीम। ये तो पूरे कराची वालों का इस मानसून के सीजन में सवाल आया सामने, क्योंकि कराची वाले कह यही रहे हैं कि अलखिदमत नजर आ गई, जेडीसी नजर आ गई, इसके अलावा कुछ दीगर तंजीमें नजर आ गई, ईडी वाले, इंतजामिया, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं है कराची में। ये बात कराची के लोगों को समझनी होगी कि फलाही तंजीमों के जरिए से बहुत महदूद सतह के ऊपर काम होता है, वो तो हम कर ही रहे हैं। और ये उनको समझना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, छोड़े आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़े, एमक्यूएम भी तो कोई जमात है ना इस शहर के अंदर। 30 साल 35 साल से बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी इस सूबे के ऊपर 50-60 साल से हुकूमत कर रही है और लगातार 12 साल से कर रही है। पीटीआई की टाइगर फोर्स कहाँ है? सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनी अगर उनके पास आते हैं और अगर उनको मौका मिलता है तो खिदमत करते हैं, और अगर बल्दियां मिलती है तो शहर को तामीर और तरक्की देते हैं। तो कराची के लोगों के लिए भी अब ये सवाल है कि इन्हीं चोरों, डाकुओं, इन्हीं लुटेरों और धोखा देने वालों को अपने सरों पर बिठाते रहोगे, तुम्हारे साथ यही सब कुछ होता रहेगा। इसलिए मैं तो बहुत क्लियर मैसेज कराची के लोगों को देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी आपकी अपनी जमात है, पहले भी खिदमत की है, बगैर इख्तियार के भी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बगैर इख्तियार की खिदमत 2% महदूद हो सकती है, नहीं हो सकती कि इख्तियार वाली खिदमत मुकम्मल होती है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या समझते हैं सर, सियासी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आएंगे 1-2 रोज में कहा जा रहा है, हफ्ते का फिलहाल कहा गया, वफाक और सूबाई हुकूमतों को मिलकर ये शहर इस वक्त डिमांड कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत आए, तो वो आता देख रहे हैं आप सियासी क़यादत को? आपको लगता है कि वफाक अपनी अलग मीटिंग बुलाएगा, सिंध हुकूमत अपने अलग इकदाम शुरू कर दिए हैं, जो वैसे ही चलता रहेगा? असल में जिसके कहने पर वो आ रहे हैं उसमें होगा ये कि शुरू में तो हो जाएगा ये काम, जैसे अभी कमेटी बन गई थी डंडे के जोर पर कमेटी। अब सियासी जमातों ने तो खुद अपनी जो है ना भद उड़ा ली है, और वो सिर्फ हैंडली एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से होते हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल कोई साथ ही नहीं रखी है अपनी कि खुद से भी कुछ सोच सकते हो। प्राइम मिनिस्टर 2 साल से यहाँ पर आ रहे थे, 50 इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, लेकिन हुकूमती मामला ऐसे होते हैं कि वजीर आला के साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए था ना। अब फौज के कहने पे वो वजीर आला के साथ बैठेंगे, यही मेरा सवाल था, वो बैठ रहे हैं इस बार वजीर आला के साथ, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि बैठना पड़ेगा उनको, और बैठने के बाद 1-2 दिन अच्छी बातें करेंगे और उसके बाद फिर लड़ना शुरू कर देंगे। इन लोगों से खैर की कोई तवक्को नहीं है। ये फैसला आप कराची के अवाम के पास है और अवाम को निकलना पड़ेगा, इन लोगों को। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स कहा जा रहा है कि तमाम जमातों को मिलकर साथ बिठाया जाएगा, क्योंकि हमने चंद रोज कबल भी देखा था जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उससे पहले जो कमेटी बनी थी उसमें कराची की मुख्तलिफ जमातों को लिया गया था। जमात इस्लामी से अब कोई राब्ता किया गया वफाक की हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, जो शहर कायद में इस वक्त मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई मशवरा लिया गया? वो टेलीविजन के ऊपर टॉक शो में सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इस तरह से करना नहीं चाहता। असल में देखें, ये जितनी जमातें भी हैं ना, ये कहने की बात होती है कि ये मिलकर बहुत अच्छा कर लेंगी, सारी जमातें मिलकर प्यार मोहब्बत से काम करें। जो जिम्मेदार है इस तबाही बर्बादी के, उन्हीं से तवक्को लगाने लगते हैं कि अच्छी बातें करके ये मसला हल हो जाएगा। भाई इस शहर का ये हाल इन्हीं लोगों ने किया है ना, किसी और ने तो नहीं किया है। इन्हीं लोगों ने बदतखोरी की है, इन्हीं लोगों ने दहशतगर्दी की है, इन्हीं लोगों ने लूटमार की है, इन्हीं लोगों ने करप्शन की है, इन्हीं लोगों ने नाअहली की है, इन्हीं लोगों ने लोगों को डुबोया है, इन्हीं लोगों ने बल्दिया में लोगों को जलाया है, इन्हीं लोगों ने। मुख्तसिर नईमुर रहमान साहब, अब हल क्या है? आप क्या समझते हैं फौरी तौर पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए? फौरी तौर पर देखा, अगर अवामी दबाव के जरिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं और हमने फैसला किया है कि क्योंकि इन दिलों में तेल नहीं है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से या अवाम के प्रेशर से अब ये होना चाहिए कि नंबर 1 मर्दमशुमारी सही होनी चाहिए, आगाज यहाँ से करें, और ये काम 1 महीने में हो सकता है। कराची की मर्दमशुमारी झूठी है, जाली है, फ्रॉड है, सब इसमें शामिल है। जितने इदारे जिन्होंने ये मर्दमशुमारी की है और जितनी पिछली भी और अभी वो सब शामिल है इसके अंदर। 1 करोड़ 49 भी और अभी वो सब शामिल है इसके अंदर। 1 करोड़ 49 लाख आबादी हमारी नहीं है, हमारी आबादी 3 करोड़ है, हमें सही गिना जाए, नंबर 1। नंबर 2, डिलिमिटेशन हो, प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन हो, और यहाँ यूसीओ की तादाद कम से कम 500 होनी चाहिए। ये हमारे साथ धोखा है कि पूरे सिंध की आबादी के तनाजुर में हम 1/8 हैं, हमारे वसाइल इस तरह से भी काटे जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे साफ और शफाफ इंतखाब कराया जाए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा के 2-2, 3-3 साल बैठने का ख्वाब देखा जा रहा है, ये सारी पार्टियां इसमें एक है, ये काम नहीं चलेगा। शहर की नुमाइंदगी के जरिए से शहर का मसला होगा। फिर बात यह है कि जो एक्ट बल्दियाती इंतखाब का वो तब्दील होना चाहिए, और इसको शहरी हुकूमत होना चाहिए। कराची के पास तमाम बल्दियाती इदारों का इख्तियार होना चाहिए। दरवन कमांड के तहत जो है वो ये शहर होना चाहिए।
اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ مخلص ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کر کے دکھا دیں. اور اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو آپ نے جو 5 نکات گنوائے حافظ نعیم الرحمان صاحب پرائم منسٹر صاحب کے کراچی آنے کے بعد بھی، ان پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی. یقیناً ایک پیکج اناؤنس کیا جائے گا. کوئی بات نہیں ہوگی تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف جمع خرچ ہوگی. شروع میں 2-4 بلڈنگیں گرائی جائیں گی، 1-2 سڑکیں لگانے کے لیے کام ہوگا، 5-6 جگہوں پر جو ہے وہ کچرا اٹھاتے ہوئے ٹرک اور وہ نظر آئیں گی گاڑیاں، اور اس کے بعد ٹائیں فش ہوگا اور الحمدللہ ہمارے شہر کے لوگ بھی بھولنا شروع کر دیں گے. آپ اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی کراچی کے مسائل کا حل نہیں نکلنے والا؟ کراچی کے مسئلے کا حل صحیح مردم شماری، صحیح ووٹر لسٹیں، صحیح انتخاب اور صحیح ڈیلیمیٹیشن اور وسائل کی منصفانہ تقسیم اور شہری حکومت. ٹھیک ہے. ایک آخری کمانڈ ون چین، یعنی پوری جو کمانڈ چین ہے وہ ایک ہونی چاہیے. ٹھیک، یعنی کہ آؤ گے تو کراچی آگے بڑھے گا، نہیں کرو گے تو نہیں بڑھے گا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کراچی کے معاملے پر تمام سیاسی قیادت. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، آپ بتائیں نا یہ کہاں سے ان میں خلوص آ جائے گا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پی ایم ایل این کو بھی اپوزیشن لیڈر آئے تھے کراچی اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی گرا شکوہ نہیں کیا کہ 12 سال سے آپ لوگوں کی بھی مسلسل حکومت ہے. وفاق پر انہوں نے تنقید کر دی. کس نے؟ پی ایم ایل این کو بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیجیے. کل شہباز شریف صاحب آئے. پی ایم ایل این تو بھائی 5 سال حکومت رہی ہے نا ان کی. اور دیکھیں پی ایم ایل این 90 میں بھی حکمران بنے، پی ایم ایل این اس کے بعد 97 میں بھی حکمران بنے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ بعد میں بھی ابھی بھی پچھلے عرصے میں حکمران رہے، اور ان حکمرانوں نے ایم کیو ایم کو ہمیشہ اپنے ساتھ ملا کے رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا؟ جو گرین لائن انہوں نے شروع کی 2 سال انہوں نے نہیں بنائی اور 2 سال انہوں نے نہیں بنائی. K4 انہوں نے نہیں بنایا، انہوں نے بھی نہیں بنایا. کراچی سرکولر ریلوے انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا. نہیں، لیکن اب تو یہ کہہ کے گئے کہ 3 سال میں اگر اب ہمیں موقع ملا تو 3 سال میں کراچی کو پیرس بنا دیں گے. شہباز شریف صاحب کہہ کر گئے. آپ ویسے اگر عمران خان بھی یہ بات کہتے ہیں نا کہ کراچی کو پیرس بنا دیں گے تو ہم سمجھ لیتے. ابھی تو بھنگ کی اجازت انہوں نے دے دی ہے، بھنگ پینے کے بعد سب کوئی پیرس نظر آئے گا یہ. اور یہ شہباز شریف صاحب بھی اب انہیں کی طرح کے ہو گئے. بھائی کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں. آپ لاہور ڈیولپ کر رہے تھے تو کراچی کو کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کا شہر صرف لاہور تھا، آپ کے بڑے میاں صاحب تھے نا، وہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ، دھوکہ دیتے ہیں؟ 2 پروجیکٹ گنوا کر آپ احسان کرتے ہیں ہم پر. 67% ریونیو آپ یہاں سے جنریٹ کرتے تھے. اور ہماری جو دشمن کمپنی ہے کیا الیکٹرک، اس کو سپورٹ کرتی تھی نون لیگ. پہلے پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، اب پی ٹی آئی. ابھی بھی انہوں نے جو ہے وہ پیسے بڑھا دیے. انہوں نے جو ہے کوٹا سسٹم انہوں نے بھی برقرار رکھا، انہوں نے بھی برقرار رکھا. انہوں نے تو غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا عمران خان نے. ہمارے اوپر جو ہے چھڑا ہو پائے کراچی حیدرآباد اور بالکل آپ کا پوائنٹ سامنے آیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. معاملہ اصل میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان. جو پیسوں کی اور 1100 ارب کی جو بات ہوئی ہے تو ایس ایچ او کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دل میں لالچ آ گیا. مجھے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ایک لڑائی لڑ رہے ہیں کہ 800 ہم دے رہے ہیں، 300 آپ دے رہے ہیں، اور میں پہلے بھی یہ بات کری تھی اگر واقعی سندھ 800 ارب لگا رہا ہے تو بھائی 800 ارب پہلے دبا کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ پہلے ہی لگا دینے چاہیے تھا. کراچی کی حالت پہ اور کراچی کے حالات پہ کچھ تو تھوڑا سا رحم کر لیتے. حافظ نعیم صاحب آپ بھی یہ انتظار کر رہے ہیں چیف منسٹر سندھ کا؟ مجھے آپ مطلب کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس پیکج سے اور اس کمیٹی سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. بات کر رہے تھے کراچی کے مسائل. تعلیم کے لیے مختص کیا ہے.
आपको बताता चलूँ, ये जमात इस्लामी के मेयर रह चुके हैं। जमात इस्लामी के ये नेमतुल्लाह खान साहब हैं, ये कराची के मेयर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत काम किया, कराची को रोशनी का शहर बनाया था। यही वो आदमी है जिसने कराची को रोशनी का शहर बनाया था। कराची में बारिश के बाद अब तक सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। सुरजानी, यूसुफ गोट और इब्राहिम गोट से अब तक पानी ना निकाला जा सका। परेशान हाल मकीन सड़कों पर निकल आए और करीमी चौक पर एहतजाज किया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी एहतजाज में पहुंचे और अवाम से यकजहती का इजहार किया। ये कहना चाहता हूँ कि जब शोर बहुत उठा है और सरकारी से लेकर DHN तक एक मकान